नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मामेंट्स में स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, क्लोरमफेनिकोल के बारे में। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ही पिछले वीडियो में हमने बात करा था यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के बारे में। आज हम यहाँ पर आए नए टॉपिक को लेकर क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल भी क्या है, हमारे एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स है। ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस को आपका इनहिबिट करता है। ये क्या है, क्लोरमफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब के ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी एक्टिविटी शो करता है। और ये आपका 30 या 50 एस राइबोसोम्स पे जाके बाइंड कर रहा था। जैसे हमने देखा था कि आपका टेट्रासाइक्लिन था, वो वहाँ पे 30 एस राइबोसोम्स पे जाकर बाइंड अप कर रहा था, पर ये हमारा क्या 50 एस राइबोसोम्स पर जाके बाइंड करेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। तो इसके हम कुछ देखते हैं कि पॉइंट्स में देखते हैं कि क्या है। एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक है, पर हाई कंसंट्रेशन पे हम देखते हैं कि क्या है, इफेक्ट कर देता है, साइडल एक्शन भी शो कर देता है। बैक्टीरियासाइडल एक्शन भी ये शो कर देता है। आपका ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव। क्लोरमफेनिकोल जो आपका नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, उसमें क्या है, नाइट्रोबेंजीन का सब्स्टिट्यूशन है और उसके ही कारण हमारी क्या है, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है रिस्पॉन्सिबल हो रही है। इसका बेटा टेस्ट भी होता है, वो भी किसके कारण, नाइट्रोबेंजीन का जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसके ही कारण ये आ रही है। डेरिवेटिव में इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उससे इजीली कितना हो जाएगा, कैसे कि ये अपना ये हो गया नाइट्रोबेंजीन स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर ये जो नाइट्रोक्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर है, ये आपका इधर पे मैंने आपको तो ये इसके कारण ही क्या है, जो ये बेंजीन का जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इस पे, इसके ही कारण हमारी क्या हो रही है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी हमको मिल रही है। तो ये हमारा था ये। अब इसके हम बताते हैं कुछ प्रॉपर्टीज भी है कि क्या तो करता है, थोड़ा सा आपकी उस प्रॉपर्टीज के बारे में 3-4 इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम बात कर ले। जैसे कि हमने देखा, ये वाइट पता है कि ये क्लोरमफेनिकोल है, जो आपका येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन टाइप का सॉलिड है, मटेरियल है। ये क्लोरमफेनिकोल है आपका। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्या है आपका, क्वाइटली स्टेबल है आपका, इसमें एक्वस सोल्यूशन में भी क्वाइटली स्टेबल है। और ये आपका टेम्परेचर इसको रेज भी करेंगे तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर इसको हम सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि सनलाइट में इसका क्या है, डिकम्पोजिशन हो सकता है क्लोरमफेनिकोल का। इसका एक्वस सोल्यूशन क्वाइट स्टेबल है। हीट को भी क्या कर लेगा, स्टैंड कर जाएगा इसकी बॉइलिंग।
मतलब एक टेम्परेचर तक हम इसको क्या है, अगर रेस भी करते हैं तो टेम्परेचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये एक्वा सोल्यूशन है, इसका स्टेबिलिटी भी इसकी थोड़ी सी हल्की स्टेबिलिटी पर है इसकी स्टेबिलिटी। और इसको क्या है, हमको प्रोटेक्शन करके रखना पड़ेगा सनलाइट से। तो ये था इसका हमारा कुछ का जर्नल वाला पार्ट कि येलो वाइट क्रिस्टलाइन इसकी प्रॉपर्टीज हो गई कुछ इसकी। ये तीन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। येलो इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, हीट स्टेबल है, इसका क्वाइट स्टेबल एक्वा सॉल्यूशन है, नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कैसे ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये है जो आपका क्लोराम्फेनिकोल, ये बेसिकली डिपेंड करता है 50S राइबोसोम्स पर जाकर बाइंड अप करेगा और वहाँ पर क्या करेगा, प्रोलॉन्गेशन की प्रोसेस जो हो रही होती है बैक्टीरिया के प्रोटीन के सिंथेसिस में, उस प्रोटीन के सिंथेसिस प्रोलॉन्गेशन प्रोसेस को ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, जिससे कि प्रोटीन की सिंथेसिस आगे नहीं हो पाएगी। ये तो हम थोड़ा सा पहले आपको डायग्रामेटिक इधर पे डायग्राम भी बनाते हैं। ये आपका हो गया mRNA कोडॉन, ये 30S पार्ट और ये 50S पार्ट। इस पे कुछ साइट्स प्रेजेंट है, एक्सेप्टर साइड हो गया, पेप्टाइड साइड हो गया, ये एलिमिनेशन साइड्स हो गए। इसको थोड़ा सा कलरफुल तरीके से करते हैं तो आपको इजीली अंडरस्टूड हो पाएगा कि ये एलिमिनेशन साइड। ये क्या करता है, एक्सेप्टर साइड मतलब जो कि एक्सेप्ट करता है। पी हो गया पेप्टाइड साइड, जिसमें पेप्टाइडेशन हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। एलिमिनेशन साइड यहाँ से क्या होगा कि एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड यहाँ आके बाइंड अप करा टीआरएनए, इस पे कुछ एक अमाइनो एसिड आपका बाइंड अप है यहाँ पे टीआरएनए बनाते हैं। ये आपका आया अमाइनो एसिड, ये इस पे बाइंड अप करेगा और पहले से ही इस पे ये तो ये क्या होता है आपका, जैसे अमाइनो एसिड न्यूली अमाइनो एसिड आके बाइंड अप करा तो ये हो गया आपका एलोंगेशन प्रोसेस, मतलब एलोंगेट होता है। अब इसको प्रो एलोंगेशन करना है, ट्रांसफर करना है किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का टू द न्यूली एसिड अमाइनो एसिड चेन। आपका ये वाला अमाइनो एसिड आपका न्यूली वाला बाइंड है। ये सीक्वेंस था 1 2 3, तीन ही लेते हैं क्योंकि 1 2 3 अमाइनो एसिड। तो इस दर पे होना क्या रहता है बैक्टीरिया का कि जब ये दर पे के बाइंड अप करा तो इसका ये ट्रांसफर ऑफ होना रहता है दिस पेप्टाइड चेन ऑन टू द ए साइड में, मतलब ये क्या होती है, प्रोलॉन्गेशन प्रोसेस। प्रोलॉन्गेशन इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूली अमाइनो पेप्टाइड चेन है अमाइनो एसिड की, ये न्यूली वाले जो नया वाला अमाइनो एसिड आया, रेड वाला दिखा रहा 4th अमाइनो एसिड, इधर पर आगे इसको बाइंड करना था तो आगे इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस साइकिल कंप्लीट होती जाती, फिर इधर पे बाइंड अप करता है, दूसरा आता है, ये आपका इधर से टीआरएनए इधर से आपके अलग होते जाते हैं, एलिमिनेट होते जाते हैं, पेप्टाइड चेन की सिंथेसिस होती जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस आगे बढ़ता जाएगा। पर क्या होता है कि अभी क्लोराम्फेनिकोल ड्रग आता है, तो ये क्लोराम्फेनिकोल ड्रग क्या है 50S राइबोसोम्स पे आके आपके यहाँ पर बाइंड अप कर देता है और ये जो प्रोसेस होनी रहती है आगे आपकी जो एलोंगेशन होनी रहती है इसको ये कर देता है, स्टॉप कर देता है, ये इसको खत्म कर देगा। तो प्रोलॉन्गेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड टू द ए साइड पे नहीं हो पाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस
ये क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ इसका इसको खत्म कर देगा ये। एक्सेप्टर साइड पे क्या है कि आपका जो है ये वाला पार्ट है, इधर पे क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहेगा। एक्सेप्टर साइड पे यहाँ पर आके बाइंड अप नहीं हो पाएगा, तो आगे का सीक्वेंस नहीं हो पाएगा। ये होना कैसा था मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरीके से होना था कि ये जो आपकी इधर पे सीक्वेंस को बनाते हैं, यहाँ पर आपका नीसेंट पेप्टाइड वाला चेन है, इसको यहाँ पर इस सीक्वेंस को हम इसे बनाते ताकि इजीली क्लियर आपको हो पाएगा। ये आपका हो गया नीसेंट पेप्टाइड। तो ये इधर का पार्ट है। देन यहाँ पर ये आपका 1 2 3 दिस इज 4। तो आपका जो सीक्वेंस किस तरीके से रहेगा, जो सबसे आपका लास्ट वाला नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा, सबसे फर्स्ट होगा ऊपर आते जाएगा, क्योंकि इधर से चेंजेस आते जा रहे। ये प्रोसेस हो रही थी नॉर्मल जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी कि एलोंगेशन हो रहा था। जैसे ही हमने ड्रग दिया था तो ये इधर पर ये आना जो इसका हो रहा था, यहाँ से ये चीज़ें आपकी इधर से बाइंड अप करी थी, तो ये आगे यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाती थी। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये क्लोरोफेनिकोल ड्रग इस तरीके से काम करता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। बाइंडिंग एट 50S राइबोसोम लेकर करेगा, 50S राइबोसोम उस पर जाकर बाइंड अप करेगा और वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि क्या करता है, इनहिबिट द ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है ट्रांसफर ऑफ आपका एलोंगेटेड पेप्टाइड चेन। ऐसा जो क्या है, न्यूली एलोंगेटेड अमाइनो पेप्टाइड चेन, एलोंगेटेड पेप्टाइड चेन जो पहले से एलोंग हो चुकी है, मतलब प्रोलॉन्गेशन प्रोसेस होनी है, उसको ख़त्म कर देता है, स्टॉप कर देता है। न्यूलो अमाइनो एसिड चेन पे आके बाइंड नहीं करने देता है, प्रोलॉन्गेशन प्रोसेस उसकी ख़त्म हो जाती है। ये क्या है आपका, हिंडर करता है एक्सेस ऑफ टीआरएनए रहता है तो बाइंड ऑन द एक्सेस को हिंडर कर देता है। मतलब एक्सेस जो अमाउंट में आपका ये टीआरएनए यहाँ से आ रहा था, जो कि आगे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही, जो एक्सेस अमाउंट में होगा उसको हिंडर करेगा, बाइंड अप नहीं करने देगा एक्सेस साइड से। एक्सेप्टर साइड पे वहाँ के बाइंड अप नहीं करने देगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं करने देगा।
ये एक तरीके से क्या पेप्टाइड एनालॉग के तौर पे भी काम करता है। ये आपका क्लोरामफेनिकोल ही ये आपका पेप्टाइड के एनालॉग के तौर पे भी काम करेगा। एनालॉग की ये इसका कुछ ये तबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, कुछ इसके पॉइंट्स हो गए। और ये क्या है कि हाई कंसंट्रेशन आपका, जैसे हमने देखा था कि ये स्मॉल कंसंट्रेशन में तो बैक्टीरिया शो एक्शन शो कर रहा था, पर हाई कंसंट्रेशन में इसका एक्शन भी हाई हो रहा था। और ये आपके क्या है मैमेलियन सेल्स के मतलब ह्यूमन सेल्स को उसको भी इफेक्ट करता है। मैमेलियन सेल्स को भी इनहिबिट करता है। और हम ये देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होता है किसके बोन मैरो सेल्स होते हैं, जो आपके ह्यूमंस के बोन मैरो सेल्स होते हैं उसको सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होता है और वहीं पे इफेक्ट करता है। इसका एडवर्स इफेक्ट भी क्या बोन मैरो डिप्रेशन भी कॉज कर देता है। वहाँ पे क्या होता है बैक्टीरिया सेल्स को वहाँ पे किल करते जाते हैं। हाईली ससेप्टेबल है, ये पॉइंट आपको नोट करना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ससेप्टेबल होता है पूरा बोन मैरो सेल्स के लिए ससेप्टेबल होता है। तो ये था हमारा कुछ क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लोरामफेनिकोल का। ये क्लोरामफेनिकोल है आपका हाईली इफेक्टिव था अगेंस्ट, आपको बताते हैं किस किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये हाईली इफेक्टिव है, शो करता है लेस इफेक्टिवनेस है किसके अगेंस्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। क्लोरामफेनिकोल ये क्या है, प्राइमरली बैक्टीरियासाइडल एक्शन शो करता है और ये क्या है इफेक्टिव होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अगेंस्ट हैं इफेक्टिव होता है। एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट हाईली इफेक्टिव होता है आपका एंड मेनिंडाइटिस के अगेंस्ट, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अगेंस्ट क्या है हाईली इफेक्टिव है ये आपका क्लोरामफेनिकोल ड्रग है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अगेंस्ट थोड़ा सा लेस एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट हाईली इफेक्टिव होता है आपका एंड मेनिंडाइटिस के अगेंस्ट, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अगेंस्ट क्या है हाईली इफेक्टिव है ये आपका क्लोरामफेनिकोल ड्रग है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अगेंस्ट थोड़ा सा लेस इफेक्टिव है आपके उसमें क्या है कि आपका टेट्रासाइक्लिन ड्रग ज़्यादा इफेक्ट होगा। और एक और है आपका जो हाईली इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट, साल्मोनेला टाइफाई के अगेंस्ट भी क्लोरामफेनिकोल अच्छा इफेक्टिवनेस शो करता है।
टाइफाइड्स के अगेंस्ट भी क्या है, ये इफेक्टिवनेस तो अच्छी करता है बैक्टीरिया जो किसके अगेंस्ट क्लोरोफेनिकॉल का इफेक्टिवनेस है जो अच्छा होता है। लेस इफेक्टिवनेस होगा, कुछ ग्राम पॉजिटिव है स्पीरियो चीज है, उसके अगेंस्ट ये क्या है, लेस इफेक्टिवनेस होता है। कुछ ग्राम पॉजिटिव कोका हैं, उनके अगेंस्ट लेस इफेक्टिव है। क्लेमाइडिया है, पेंटासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्लेमाइडिया, इसके अगेंस्ट भी क्या है, इफेक्टिवनेस मतलब बहुत ही कम है। स्पेरोचीट्स हैं, इनके अगेंस्ट भी ये होगा। और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अगेंस्ट तो इनका एक्शन शो ही नहीं करेगा, वो माइक्रोबैक्टीरियम हो गए, उनके अगेंस्ट इनका एक्शन शो नहीं करता। फंजाई के अगेंस्ट ये फंजाई कोई भी इन्फेक्शन होता, फंगल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, आपका सीडोमोनास के कारण निमोनिया वगैरह, निमोनिया वगैरह हो गया, उनके कारण ये उस कंडीशन में ये क्या है, क्लोरामफेनिकॉल इनइफेक्टिव होता है, उधर पे कोई भी शो नहीं कर, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वगैरह कॉज करता है, उस अगेंस्ट को कंडीशन में भी हम क्लोराफेनिकॉल ड्रग्स को नहीं दे सकते क्योंकि इफेक्टिवनेस ही नहीं होता है। इनफेक्टिव है, आपको बताया कि किन किन के कंडीशंस में इन्फेक्टिव है। वायरस के कंडीशन में वायरल इन्फेक्शन होता है, हम उसमें नहीं दे सकते। फंजाई के अगेन उन कंडीशन में नहीं देंगे हम। सूडोमोनास, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अगेंस्ट का है इफेक्टिवनेस नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स के बारे में कि कैसे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस ड्रग के अगेंस्ट अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और इसको इफेक्टिवनेस जिसकी क्या है ड्रग की, आपकी क्लोरोफेनिकॉल ड्रग्स की खत्म करते हैं। जनरली हम देखें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है as same as like tetracycline drug, how the tetracycline source makes the microorganism makes the resistance, same here also that chlorophenicol against the chlorophenicol microorganisms create the resistance. रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स तो क्या है कि सेम एज आपका मैं देखा कि सेम एज टेट्रासाइक्लिन के तौर पे ही काम करता है, रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है। पर हम कुछ देखते हैं कुछ थोड़ा सा तरीके से भी करता है। एक तो अपना इंक्रीज कर देगा एफ्लक्स को और डिक्रीज कर देगा द परमेबिलिटी। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करेगा, आपका क्लोरोफेनिकॉल का कर देगा और इसकी लोअर एफिनिटी कर देगा अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, आपका बैक्टीरियल राइबोसोम से उसके अगेंस्ट क्या होगी, लोअर एफिनिटी कर देगा ताकि उससे बाइंड अप ना कर पाए।
क्लोरमफेनिकोल। एक दूसरा आपका टाइप हो गया, एक तो ये होगा कि हमारा क्या करेगा, एफ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा परमेबिलिटी ड्रग एब्जॉर्प्शन की, मतलब जो परमेबिलिटी होती है, परमिएशन होता है आपका, डिफ्यूजन होता है। क्लोरमफेनिकोल है आपका क्या है, एक तो नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है, एक एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू भी आपका ये जो ड्रग है ट्रांसफर होता है, तो उसको क्या करेगा आपका ये इनहिबिट कर देगा, जिससे कि क्या है, एफिनिटी है बाइंड करने की आपकी किससे, बैक्टीरियल राइबोसोम से 50S साइड पे जाकर वो उसकी कम हो जाएगी। एक दूसरा है क्या होगा कि प्लाज्मिड है, इनकोडेड प्लाज्मिड हुआ तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे और वो क्या करेगा आपका एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम रिलीज करेगा। तो एसाइल ट्रांसफरेज तो क्या करेगा, एक्टिव करेगा, तो एसाइल ग्रुप रिलीज होगा। तो वो एसाइल ग्रुप क्या करेगा, एसाइल ग्रुप जैसे जाएगा तो क्लोरमफेनिकोल पे जाके आपका ड्रग पे बाइंड कर देगा। एक ड्रग है जैसे कि क्लोरमफेनिकोल, ये ड्रग है, ये देखा हमने बैक्टीरिया, इसमें कुछ प्लाज्मिड्स हैं, ये इन्हें रिलीज करा एसाइल ग्रुप थ्रू ट्रांसफेज के थ्रू, ये एसाइल आपका ग्रुप है, जाके ग्रुप बाइंड करे किसके साथ, क्लोरमफेनिकोल के साथ। क्लोरमफेनिकोल के साथ बाइंड करेगा, तो ये क्लोरमफेनिकोल के साथ बाइंड करेगा, इसमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिया है, ये कॉम्प्लेक्स है, बाइंड नहीं कर पाएगा किसके साथ, राइबोसोम्स के साथ बाइंड नहीं करेगा। ये इसके कुछ तरीके का मैकेनिज्म एक्शन आपको मैं बताता हूँ। ये किसके अगेंस्ट होगा, जो प्लाज्मिड वाला मैंने बताया, जो एसाइल ग्रुप आ रहा बाइंड कर रहा है, ये क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होगा। आर प्लाज्मिड क्या है, इनकोडेड हो जाएगा फॉर एसाइल ट्रांसफरेज के लिए। ये क्या है आपका एसाइल ग्रुप है, जो इसका क्या है, क्लोरमफेनिकोल के साथ बाइंड करेगा। क्लोरमफेनिकोल के साथ जैसे ही बाइंड करेगा तो इसकी क्या है, एफिनिटी है जो बाइंड करने की इसके साथ राइबोसोम्स के साथ, वो खत्म हो जाएगी। एफिनिटी तो इसमें में से हो रहा था, पर इसमें क्या है, एसाइल ग्रुप आके बाइंड अप कर जा रहा है। एसाइल ग्रुप बाइंड करेगा तो फिर क्या है, एसाइल क्लोरोफेनिकोल है जो वो बाइंड नहीं कर पाएगा राइबोसोम्स से। ये क्या है आपका एसाइल ग्रुप फिर क्या करेगा, क्लोरमफेनिकोल ही इससे बाइंड नहीं करेगा। तो ये था हमारा क्या, रेजिस्टेंस मैकेनिज्म। दो तरीके से देखा, एक तो हमने देखा कि ये आपका कि
हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, एफ्लक्स परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, मतलब कि उसमें क्या हो रहा था, ड्रग की ही वो नहीं हो पा रही थी, ओ क्या परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, ड्रग का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा था। ये हो रहा था, उससे क्या हो रहा था, लोअर एफिनिटी हो रही थी बैक्टीरिया की राइबोसोम्स के लिए फॉर क्लोरामफेनिकोल के कारण। अब ये एक दूसरा पार्ट ये हो रहा था कि ग्राम पॉजिटिव आपका बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी क्या प्लाज्मिड इनकोडेड कर रहा था, गेन कर रहा था क्या आपका एसाइल ट्रांसफरेज के लिए कुछ एसाइल ग्रुप रिलीज कर रहा था, जो कि क्या कर रहे थे, बाइंड कर रहे थे क्लोराफेनिकोल के साथ। और वो एसाइल क्लोराफेनिकोल है उसमें बैक्टीरिया में जा राइबोसोम्स में, बैक्टीरिया के राइबोसोम्स में जाकर बाइंड नहीं कर रहा था, उसके कारण भी ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था। तो ये हमारा यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस वाला मैकेनिज्म का पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, या एडवर्स इफेक्ट्स से बात करने से पहले हम इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो ये ओरली जब लेते हैं हम ओरली जब हम इसको लेंगे तो इसकी क्या है, रैपिडली एब्जॉर्प्शन हो जाता है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। क्लोराफेनिकोल का कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है ये ड्रग, और इसका एब्जॉर्प्शन होता है बहुत फास्ट होता है इस ड्रग का। एब्जॉर्ब हो जाती है, क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। ये ओरली हम इसको लेंगे, इस ड्रग को लेंगे तो क्या है, रैपिडली बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, कंप्लीटली पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होती है और ये बाइंड करती है कितना 50 से 60% ये प्लाज्मा से बाइंड अप कर जाती है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे जाके बाइंड करेगी, एल्ब्यूमिन ग्लोबिन उससे जाके बाइंड अप कर जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ में बाइंड कर जाती है और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है। बॉडी में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, बॉडी में पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसका ये क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाती है। इसका CSF लेवल भी बहुत अच्छा, CSF लेवल कितना होगा, जितना कि अनबाउंडेड ड्रग है, 50 से 60% ड्रग जैसे इसने क्या हुई, ये तो प्लाज्मा से बाइंड अप कर गई। अब जो जितनी अनबाउंडेड ड्रग है, तो अनबाउंडेड ड्रग हम देखिए जैसे 50 हुई तो 50 बची है, फिर 60 हुई तो 40 बची, तो उतना ही परसेंट जितना कि आपका अनबाउंडेड प्लाज्मा में होगा उतना ही इसका लेवल किस में होगा, आपका CSF में, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में भी उतना ही लेवल होगा। ये क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। क्या है, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देती है। जो कि अनबाउंड होता है इन द प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जितना अनबाउंडेड ड्रग होता है उसके लगभग ये इसका ये होता है। और इसका क्या मेटाबॉलिज्म होता है, लिवर में होता है, एक ग्लूकोनिक एसिड के साथ ग्लूकोनाइजेशन कॉन्जुगेट बॉन्ड्स फॉर्म करती है किसका, ग्लूकोनिक एसिड के साथ में, और फिर प्राइमरली एक्सक्रीट हो जाता है, फिर कहाँ के थ्रू, स्मॉल लिटिल अमाउंट में क्या है, यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन हो जाता है।
CSF को ये क्या है आपका प्रिंटेड कर देता है। अब इसका मेटाबॉलिज्म होता है जो इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो किधर पे होगा, लिवर में होगा। ग्लूकोनोइक एसिड के साथ में होगा, इसका कॉन्जुगेट फॉर्म करेगी, मतलब कि लेस एक्टिव वाले उसमें कन्वर्ट होगी, वाटर सोल्यूबल वाले ड्रग्स में और कन्वर्ट होगी, इनएक्टिव से लेस एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, और फिर एक्सक्रीट हो जाती है, एक्सक्रीशन होगा। यूरिन के थ्रू इसका क्या है, पर एक्सक्रीशन हो जाएगा। और इसका ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटी आप होगा 2 से 3 आर होगा। इसका जो आपका हाफ लाइफ होगी वो कितनी होगी, अडल्ट में देखेंगे इसकी तो वो लगभग 2 से 3 आर होगी। अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आर इसकी क्या होगी। ये थी इसकी हमारी क्या फार्माकोकाइनेटिक्स, उसकी ड्रग्स की बारी, मतलब कि ADME प्रोसेस। अब हम इसके बाद ये बात करेंगे उसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में कि क्या ये एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करता है, किस तरीके के एडवर्स इफेक्ट्स ये कॉज करता है। तो एडवर्स इफेक्ट्स, तो इसके ड्रग्स के लेने से क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। बोन मैरो सप्रेशन, एक तो फर्स्ट हो गया कि हमने पहले ही आपको बता दिया ससेप्टेबल था कितने बोन मैरो सेल्स के अगेंस्ट ससेप्टेबल बहुत ज़्यादा था, तो बोन मैरो सेल्स ज़्यादा कंप्रेशन होता है उधर पे क्या हो रहा था, बोन मैरो का डिप्रेशन हो जा रहा था, जिससे कि RBC इसका काउंट रहता वो कम होते जा रहा था, कंटिन्यू कम होते जा रहा था। ये क्यों हो रहा था, एक तो था आपका नॉन डोज रिलेटेड, एक था आपका डोज से रिलेटेड। नॉन डोज रिलेटेड था मतलब जो कि जिससे कि डोज में कुछ नहीं हो, आइसोटोनिक रिएक्शन आइसोथर्मिक रिएक्शन होती वो, तो उसके कंडीशन कारण हो रहा था। एक था आपका डोज के कारण, डोज से जो कि रिलेटेड था और आपको क्या लॉन्गर ड्यूरेशन में उसको हम ले रहे थे, उस कंडीशन से हो रहा था ये। ये क्या था आपका हाई डोज रिलेटेड था और ये था आइडोस एंक्रियाटिक रिएक्शन से कारण ही हो रहा था ये आपका बोन मैरो डिप्रेशन। अब दूसरा है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, जिसमें कि क्या आपका आपका उसमें रैशेज हो जाएंगे, टाइटस हो जाएगा, एंजियोइडीमा हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ये रियल केसेस में होती हैं ज़्यादातर।
और टाइटस ये हो जाएगा, इसमें कंडीशन में हो जाएगा ये कि आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, एंजियोडेमा एनीमिया मतलब आपका ब्लड से ऐसा जो ब्लड का लेवल आपको मतलब फ्लूइड का लेवल इधर पे कंसेस में ज़्यादा हो जाना पल्मोनरी वाले साइड पे। तो ये था। अब कुछ इरिटेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं इन ड्रग्स को लेने से। इरिटेटिव इफेक्ट्स है नॉर्मली नोजिया है, वॉमिटिंग हो जाएगा, ये सारी चीज़ें डायरियाज हैं, ये सारी चीज़ें कुछ हो जाती हैं। पेन हो जाएगा इंजेक्शंस के टाइम पे। पेन होगा इंजेक्शन के कारण। इंजेक्शन के कारण पेन हो जाएगा। ये थे आपके एडवर्स इफेक्ट। और कुछ भी इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट्स हैं आपके जो क्या है कि ये सुप्रा इन्फेक्शन है। सुप्रा इन्फेक्शन इसमें क्या होगा कि कुछ आपके गट के जो वो होंगे क्या फ्लोराज होंगे, गट के आपके फ्लोराज होंगे, रेसिडेंट फ्लोराज होंगे, उनके कारण हो जाएगा। ये डायरिया कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, इस कंडीशन के कारण होता है डायरिया भी कॉज होता है। हाँ। एक लास्ट और जो स्पेशल है ये सारे तो आपको देखने को मिलते ही हैं, पर इसका जो मेन एडवर्स इफेक्ट है वो ये है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये क्या होता है, क्लोराफेनिकोल है। आप देखोगे चाइल्ड्स में, इन्फेंट में, न्यूनेट्स में ये आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग है। इनको हम चिल्ड्रंस को नहीं देते हैं। ये क्या होता है कि चिल्ड्रन में एबिलिटी नहीं होती है इसको मेटाबोलाइज करने की, एक्सक्रीशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है वहीं पे, और फिर ये क्या करता है कि ये इस तरीके का इन्फेक्शन कॉज कर देता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, जिसमें क्या होगा कि बच्चा जो फीडिंग स्टॉप हो जाएगी, जो भूख खाने का तर्ज है बच्चे को, सकिंग वगैरह वो नहीं कर पाए, प्रॉपर से फीडिंग नहीं होगी, वॉमिटिंग होगी, वॉमिटेड हो जाएंगी। और इस कंडीशन में और ये क्या कर देता है ड्रग्स, आपका जो क्लोराफेनिकोल ड्रग है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को भी कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होने रहते हैं लिवर में, मायोकार्डियम मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में, वहाँ पे ये खत्म कर देगा। उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट नहीं होगी तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा, ये कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी कर सकता है। चांसेस कैसे होंगे कि हमने ये ड्रग लिया, आपका माइंड ड्रग लिया, उसने क्या करा कि आपको वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट खत्म कर रहा है मायोकार्डियम से, वहाँ पे क्या वो कॉन्ट्रेक्शन वगैरह नहीं हो पाएंगे, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट नहीं होगी, प्रॉपर्ली कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, सिग्नल्स नहीं आएंगे पतंजलि फाइबर्स में, तो वहाँ पर हार्ट काम करना बने, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है, इस कंडीशंस में होता है चांसेस। तो ये थे कुछ हमारे एडवर्स इफेक्ट्स। हम फिर से एक बार देखते हैं, बोन मैरो डिप्रेशन हो, सप्रेशन हो गया, आपका हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो गया, इरिटेटिव इफेक्ट्स हो गए, सुप्रा इन्फेक्शन हो गया, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो गया। साइक्लोफॉस्फामाइड है, इन ड्रग्स के साथ में ये ड्रग्स हैं, इन कुछ ड्रग्स के साथ में क्या है ये इंट्रैक्शन शो करता है, इनके मेटाबॉलिज्म को नहीं करेगा तो टॉक्सिसिटी भी कॉज कर देगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, टॉक्सिसिटी के चांसेस भी हो जाएंगे। ड्रग्स के साथ में टॉक्सिसिटी है अकर कर जाती है, और ये क्या करेगा आपका क्लोराफेनिकोल ड्रग है जो आपका ये क्या करेगा आपका एंटागोनाइज कर देगा एक्शन किसका, आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का, पेनिसिलिन का, ये उन सारे ड्रग्स का एंटागोनाइज कर देगा।
तो ये चीज़ हमको भी ध्यान में रखनी होगी, मीन्स कि हम इन ड्रग्स को इंट्रैक्शन जो होगा क्लोराफेनिकोल को हम नहीं दे सकते एक इसके साथ में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड में, क्योंकि एंटागोनाइज कर देगा उनके एक्शन को ही खत्म एंटागोनाइज कर देगा। अब इसके हम यूजेस के बारे में बात करते हैं। यूजेस ज़्यादातर नहीं होते हैं क्योंकि टॉक्सिसिटी है, जब हम उसका आपका लेस डोज में लेते हैं बेबीज को तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही रहते हैं ये ड्रग्स। सिंड्रोम कॉज कर सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर यूजेस के। स्मॉल डोसेज में हम दे देते हैं जब उसकी इडियोलॉजीज वगैरह की इन्फेक्शन की या कोई डिसीज की कंफर्म नहीं होती है, देन उस कंडीशन में हम इसको क्लोरोफेनिकोल को ड्रग्स को दे देते हैं। एंड्रेड फीवर की कंडीशन में हम क्लोरोफेनिकोल को ड्रग्स को देते हैं। ऐसा फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग था साल्मोनेला टाइफाई के कारण जो इन्फेक्शन हो रहा था टाइफाइड, कब तक था पर ये टिल 1980s के तक था। उसके बाद हमारे पास दूसरे ड्रग्स आ गए, वो हम देने लगे हैं। $90-80 तक ये क्या था हमारे पास फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग था। इसके अलावा कोई हमारे पास क्योंकि उस टाइम पे कोई दूसरा ड्रग नहीं था इसके लिए। देन इसका सेकेंड यूजेस हम देखते हैं कि सायोजेनिक मेनिंजाइटिस में इसका यूजेस है। ये आपके सेफलोस्पोरिन है, थर्ड जनरेशन ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग होंगे हमारे उस जनरेशन मेनिंजाइटिस हो रहा है, पर ये हमारे सेकंड लाइन के तौर पे ड्रग हम इनको क्लोरोफेनिकोल को दे सकते हैं। सेकेंड लाइन के ड्रग्स के तौर पे हम दे सकते हैं इसको। आपका थर्ड हो गया एनारोबिक इन्फेक्शन में देते हैं, बैक फ्रेजिलाइज के कारण जो होता है उस कंडीशन में भी हम इसको दे देते हैं। बैक फ्रेजिलाइजेस के कारण एनारोबिक इन्फेक्शन मतलब कि जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं उनके कारण इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम उस कंडीशन में देंगे। ये क्या है, बैक फ्रेजिलाइजेस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस कंडीशन ये एनारोब्स है आपका, तो इस इन्फेक्शन में जो इन्फेक्शन होगा इसके कारण उस कंडीशन में हम क्लोरोफेनिकोल ड्रग्स को दे देंगे। इंट्रा ऑकुलर हो गया आपका, कुछ इंट्रा ऑकुलर इन्फेक्शंस में भी हम इसको दे देते हैं। एज अ सेकेंड चॉइस ऑफ ड्रग के तौर पे भी हम इसको देंगे। रेकेट्सियल में दे देंगे, ब्रुसेलोसिस में दे देंगे, जो कि हमने देखा था ब्रुसेलोसिस किसके कारण हो रहा था,
आपका अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ हम जब कर रहे थे उसके कारण हो रहा था। तो उस कंडीशन में एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग हम किसको दे रहे थे, आपके टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स को दे रहे थे, पर एज अ सेकेंड चॉइस के तौर पे इसको हम दे सकते हैं। इन कंडीशंस में हम इसको ड्रग को दे सकते हैं। और अब कुछ हैं इनके आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी इन ड्रग्स को हम दे सकते हैं। क्या है कि हमारे क्लोराफेनिकोल है हमेशा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के दौरान पे भी हम इनको दे सकते हैं। टॉपिकली भी हम इसको दे सकते हैं 0.5 to 5%। ये हमारे कुछ हो गए, मतलब टॉपिकली जो दे रहे 0.5 to 5%, 0.5 से 5% तक इसको ड्रग को दे सकते हैं। तो ये हमारे थे कुछ यूजेस, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एंट्रिक फीवर में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग था टाइफाइड फीवर के लिए, आपका कब तक था पर 1918 तक था, क्योंकि उसके पहले हमारे पास इसके ड्रग नहीं था फीवर के लिए। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में एज आपका सेकेंड चॉइस ऑफ ड्रग दे रहे थे। फर्स्ट में हम कह रहे हैं क्लोरोफेनिको, आपका सेफालोस्पोरिन दे रहे थे। सेफ्ट्राक्सोन थर्ड जनरेशन ड्रग दे रहे थे, इंजेक्शंस के थ्रू दे रहे थे। अब एनारोबिक इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्स फर्टिलाइसिस के कारण जो हो रहे हैं उन कंडीशंस में हम इसको दे रहे थे। सॉरी, इंट्राओकुलर इन्फेक्शन से आपके उसमें दे रहे थे, कंजक्टिवाइटिस वगैरह में दे रहे थे। एज अ सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग विसुलाइसिस में दे रहे थे। यंग चिल्ड्रन के में कोई इन्फेक्शन अगर होता है उस कंडीशन में दे रहे थे। ये वेस्ट विसुलाइसिस ये हो रहा है क्योंकि टू अनपास्चराइज उसके कारण ये हो रहा था। अब यूटीआई इन्फेक्शन में दे रहे थे हम, टॉपिकली दे रहे थे हम 0.25% दे रहे थे। एंट्राइक एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन जो कि एक्सटर्नल पिन्ना वगैरह ये आपका है जो ये इस वाले पार्ट में अगर होता है कुछ में, उस कंडीशन में हम इसको दे रहे थे। एक का कंजक्टिवाइटिस में दे रहे थे इसको। तो ये हमारा यहाँ पर क्लोरोफेनिकोल के बारे में पार्ट कंप्लीट हुआ है पूरा। आप एक बार इसको रिक्वेस्ट है ज़रूर कि आप इस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, और अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सजेशंस दे सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ बेल का आइकन बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त आसानी से इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू।